रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों प्रिज्म फॉर्मूला। तो ये ABC एक प्रिज्म है, ABC। मान लीजिए इस पर एक इंसिडेंट रे आती है, ये इंसिडेंट एंगल है I1, ये इसका नॉर्मल है। तो P पॉइंट पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो रेयर से डेंसर में जा रही है बेटा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, नॉर्मल ये है। तो ये एंगल हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। तो रे इधर से चली गई और फिर यहाँ पे जाके फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो बेटा ये हो गया इस सरफेस के लिए, मतलब इस पॉइंट के लिए ये हुआ इंसिडेंट एंगल और ये हुआ रिफ्रैक्टेड एंगल। लेकिन हम इसको I2 कहेंगे और इसको R2। अब यहाँ पे देखें इस पूरे डायग्राम में इस रे को ऐसे जाना था, ऐसे, तो इंसिडेंट एंगल का रास्ता ये था। लेकिन जब बाहर निकली तो रे गई ऐसे, तो ये इमर्जेंट रे है। तो इमर्जेंट रे को अगर बैक साइड में मिलाओगे तो यहाँ मिलेगी। तो ये जो एंगल बना, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब इंसिडेंट रे अपने पाथ से कितना एंगल डेविएट हो गई, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसमें देखें ये वाला इंसिडेंट एंगल कहलाता है बेटा, ये जो I2 है ये इमर्जेंट एंगल कहलाता है, और ये डेल्टा जो है दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, और ये वाला है एंगल ऑफ प्रिज्म, या कई बार इसको रिफ्रैक्टेड एंगल भी कह देते हैं, ए को। तो अब हमें यहां पर एक प्रिज्म फॉर्मूला डेवलप करना। तो समझते हैं, हमने ये जान ही लिया बेटा एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है। यहां पर देखिए, अब देखिए ये जो डेल्टा है SPQ ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अब ये एंगल जो है ये P और ये एंगल Q इस ट्रायंगल के लिए, तो इसको देखेंगे बेटा I1 माइनस R1 ये आएगा। ऐसे यहां पे देखेंगे I2 माइनस R2 ये वाला एंगल आएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इनको मैनिपुलेट करो, I1 प्लस I2 कर दो, और माइनस R1 माइनस R2 माइनस कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। तो डेल्टा का फॉर्मूला हमारा ये आ गया। अब जरा यहां पे देखें, ये क्वाड्रिलेटरल है APRQ, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि एंगल A और एंगल R दोनों का सम अगर निकालोगे तो 180 डिग्री आएगा। इसी तरह से ट्रायंगल PRQ में तीनों एंगल्स का सम 180 हो तो R1 प्लस R2 और एंगल R, इन तीनों का सम 180 आएगा। अब ये देखें, इन दोनों का सम 180 और इन तीनों का सम 180, तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। यहां से R काट दो दोनों तरफ से, R1 प्लस R2 आ गया हमारा A। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे देखिए, अब ये R1 प्लस R2 को अगर हम पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में तो यहां पे आ जाएगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। यहां से एंगल A को इधर ले आए, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू डेल्टा प्लस A हो गया। देखो I1 है इंसिडेंट एंगल, I2 है इमर्जेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल का सम, ये फॉर्मूला है, इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों के एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर हम डेल्टा और I के बीच में, इंसिडेंट एंगल के बीच में ग्राफ बनाएं तो बेटा ग्राफ ऐसा बनता है। और इस ग्राफ में आप देखेंगे कि ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा एक्चुअली बेटा, ये जो डेल्टा है, डेल्टा मिनिमम जब है तो मिनिमम डेविएशन पे इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल होते हैं, उसको हमने I मान लिया। इसी तरह से ये R1 और R2 भी इक्वल होते हैं, लेकिन मिनिमम डेविएशन पे। तो हमने R1 R2 को इक्वल मान लिया R के इक्वल। तो ये हमारी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हो गई कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तो I1 I2 इक्वल होगा, R1 R2 इक्वल होगा। तो बेटा जब R1 प्लस R2 इक्वल है तो इस इक्वेशन में रखना फोर्थ में, तो यहां से आ जाएगा R इक्वल्स टू A/2। और बेटा अगर इस कंडीशन को हम यहां पे रखें I1 प्लस I2, तो ये दोनों I हो जाएंगे, I इक्वल्स टू डेल्टा। जब I पुट करोगे तो बेटा डेल्टा क्या होगा, मिनिमम। तो हमने यहां पुट किया I प्लस I इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस A। तो 2 को नीचे ले जाओ, I आ गया डेल्टा M प्लस, यानी मिनिमम डेविएशन प्लस A/2। और बच्चों अगर इस पॉइंट पे P पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी ग्लास इज इक्वल्स टू साइन I1 बाई साइन R1। तो I1 की जगह हम क्या लेंगे बेटा, I1 इक्वल्स टू I है, I1 इक्वल्स टू I है। तो
आई हमने कैलकुलेट कर लिया डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, तो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और साइन R1 R के इक्वल है और R हमने कैलकुलेट किया ए बाई टू, तो दिस इज साइन ए बाई टू। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अभी हमने प्रिज्म फॉर्मूला वगैरह डिस्कस किया है। तो देखिए डिस्पर्जन का मतलब है कि जब किसी वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो बेटा वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बट जाती है, फैल जाती है। जैसे ये प्रिज्म है ABC, इसमें हमने एक वाइट लाइट को डाला और बेटा जब बाहर निकलेगी तो 7 कलर्स अलग अलग, 7 कलर्स की लाइट अलग अलग नजर आएगी। तो ये जो फिनोमिना है कि किसी वाइट लाइट का प्रिज्म से पास करके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बट जाना, दिस इज डिस्पर्जन। ठीक है, अब जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा ये हुआ क्यों है, रीजन क्या है, समझते हैं। देखो हम लोगों ने अभी जो प्रिज्म फॉर्मूला डिस्कस किया था बेटा, प्रिज्म फॉर्मूला आया था हमारा ये म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू और साइन ए बाई टू। अगर एंगल बहुत छोटा है, साइन थीटा अगर बहुत छोटा हो तो हम उसको थीटा की इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो बेटा इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर एंगल स्मॉल है तो साइन को हटा के हम सिर्फ इस एंगल्स को ले लेंगे। तो म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए बाई टू साइन ए बाई टू, टू टू कटेगा तो डेल्टा एम प्लस ए बाई टू ए। तो यहां से हम डेल्टा एम निकालें तो म्यू माइनस 1 इंटू ए आएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है। और एक छोटी सी चीज और समझनी है, एक है बेटा कोचीज थ्योरम बोल देते हैं या कई बार कोचीज फॉर्मूला बोल देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। मतलब जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, और इस फॉर्मूले के अनुसार जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसका डेल्टा कम होगा। तो समझिए जो विबग्योर है, विबग्योर में वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है, वोयलेट की कम होती है। रेड की सबसे ज्यादा होती है बेटा, फिर डिक्रीज करते करते वोयलेट की सबसे कम हो जाती है वेवलेंथ। तो बेटा रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, अगर हम इस फॉर्मूले के अनुसार जाएं, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, मतलब उसके लिए प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। तो बेटा रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गई इस फॉर्मूले के अनुसार, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसका डेल्टा कम होगा, मतलब डेविएशन उसका कम होगा। इसलिए जो रेड कलर है वो कम डेविएट करता है। देखो डेल्टा ऑफ रेड इज स्मॉल और डेल्टा ऑफ वॉयलेट इज लार्जर, मैक्सिमम है। तो बेटा वॉयलेट ज्यादा डेविएट करता है, रेड कम डेविएट करता है। समझ में आई? इसका एक्सप्लेनेशन हो गया बेटा यहां से। अब देखिए दोनों का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है, वॉयलेट का ज्यादा है, रेड का कम है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड, ये कहलाता है एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट एंड रेड लाइट। तो डी ओमेगा बोलेंगे इसको, एंगुलर डिस्पर्जन इज डी ओमेगा। और डेल्टा वी मतलब वॉयलेट के लिए डेल्टा, इस फॉर्मूले से लगाओ बेटा, डेल्टा फॉर वॉयलेट इज म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर मतलब म्यू ऑफ रेड माइनस 1 इंटू ए। इस फॉर्मूले से हमने लिया है ये, और बेटा इसको मैनिपुलेट करो तो यहां से म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। तो बेटा एंगुलर डिस्पर्जन किस किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म पे। ओके, नेक्स्ट है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड इज 30 डिग्री मान लीजिए, और बेटा वॉयलेट के लिए 60 डिग्री है, तो मीन डेविएशन क्या होगा 45 डिग्री, बीच का निकाल सकते हैं। या कई बार हमें येलो कलर का डेविएशन मीन डेविएशन बोला होता है, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो उसको हम डायरेक्टली ले लेंगे। मीन डेविएशन मतलब डेल्टा ऑफ मीन, डेल्टा मीन जो भी गिवन हो। और बेटा डी ओमेगा क्या होता है, यहां से देख लो ये आ गया। और मीन की डेविएशन क्या होगा, सेम इसी फॉर्मूले को यूज करो, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू म्यू फॉर मीन माइनस 1 इंटू ए से ए कटेगा, ये आ गया। म्यू मीन का मतलब है जो भी हमें गिवन हो, अगर येलो की मीन गिवन है तो फिर येलो कलर के लिए यूज कर लेंगे इसे। तो यहां से डिस्पर्सिव पावर आ गया बेटा, और अब इस फॉर्मूले से देख रहे हैं ये डिपेंड करती है सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करती। ओके, एक छोटा सा टॉपिक और एसोसिएट है इसके साथ में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
आपने देखा हो जब सन रेस अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो बेटा वो छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती हैं, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ टकराती हैं, और टकराने के बाद में काफ़ी लाइट तो एब्जॉर्ब भी हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ लाइट ऐसी भी होती है बेटा जो स्कैटर्ड होती है, मतलब चारों तरफ फैलती है। वो फैलती क्यों है? क्योंकि जब पार्टिकल से टकराती है, और टकराती है ऐसे पार्टिकल से जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है, मतलब वेवलेंथ तो वैसे ही बहुत कम होती है, तो जो एयर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, जब उन पार्टिकल के साथ में टकराती है तब लाइट की स्कैटरिंग होती है। मतलब स्कैटरिंग मतलब फैल जाती है। जैसे सपोज कीजिए एक सामने कोई पार्टिकल है और यहाँ से एक लाइट रे आती है, अगर ये एब्जॉर्ब हो गई तो खत्म हो गई यहीं पे। एक होता रिफ्लेक्शन, टकरा के इधर की तरफ चली गई, लेकिन स्कैटरिंग का मतलब बेटा टकराई और टकरा के चारों तरफ ऐसे फैल गई। तो इसको फैलने को ही हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो व्हेन सन रेज एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड कोलाइड विद एयर मॉलिक्यूल्स देन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। सम लाइट एब्जॉर्ब्ड होती है एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये जो स्कैटरिंग है, चारों तरफ फैलना, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेलाई ने क्या कहा है? रेलाई कहते हैं कि ये जो लाइट चारों तरफ फैलती है, इस लाइट की जो इंटेंसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। मतलब जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी वो लाइट ज़्यादा स्कैटर्ड होगी। विबग्योर में आप देखेंगे तो बेटा वेवलेंथ किसकी कम है? वॉयलेट की कम है। तो वॉयलेट की कम है, ब्लू की कम है, मतलब इस रेंज की जो है वॉयलेट की साइड की, उनकी वेवलेंथ कम है, तो इसलिए वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती हैं, उनकी इंटेंसिटी स्कैटरिंग की ज़्यादा होती है। तो बेटा विबग्योर में वी की तरफ की जो रेज हैं वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती हैं एज कंपेयर टू रेड लाइट। तो इससे कई चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं जो हमारी कोर्स में है। एक तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, आप देखेंगे कोई भी रे चलेगी बेटा, जब रे चलेगी तो हमारा इस फॉर्मूले के अनुसार देखो, जो लैम्डा है, लैम्डा किसकी ज़्यादा होती है? वॉयलेट की। तो बेटा वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, तो हमें क्या होगा, इसमें से वॉयलेट, ब्लू, ये सब कलर निकलता चला जाएगा। इसलिए हमें आसमान में ब्लू कलर ज़्यादा नज़र आता है, ब्लूइश कलर। वैसे होना चाहिए वॉयलेट, लेकिन हमारी आंखें ब्लू के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए स्काई को ब्लू की फॉर्म में देखती हैं। दूसरा है बेटा वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड में क्या होता है? क्लाउड में डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, लेकिन बेटा इन सब का साइज इतना ज़्यादा होता है कि जब सन रेज आती हैं और टकराती हैं तो टकराने के बाद में पूरी की पूरी वाइट लाइट ही स्कैटर्ड हो जाती है, पूरी वाइट लाइट स्कैटर्ड होती है। तो उससे क्या है कि पर्टिकुलर कलर का स्कैटरिंग नहीं हो पाती, पूरी वाइट लाइट स्कैटर्ड हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो क्लाउड्स हैं वो वाइट नज़र आते हैं। अब यहाँ पे स्कैटरिंग ज़्यादा कब है बेटा? जब पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, मतलब बहुत छोटा हो, और जबकि डस्ट पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉपलेट बहुत छोटे नहीं होते तो उसमें स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। दूसरा, सन लुक्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। नॉर्मली क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए ये अर्थ है बेटा, अभी दोपहर के टाइम में 12-1 बजे के आसपास सन यहाँ पर है, तो और इसके चारों तरफ ही एटमॉस्फेयर ऐसे, अर्थ का एटमॉस्फेयर इस तरह से। तो जब सनरेज यहाँ से सीधी आती हैं तो सिर्फ अर्थ एटमॉस्फेयर में इतनी डिस्टेंस कवर करती हैं, तो इसमें से ब्लू कलर निकलता चला जाता है और लास्ट में रेड कलर बचेगा। लेकिन जब शाम के टाइम में सन एकदम हॉरिजॉन्टली हो जाता है, हॉरिजॉन्टली, तो सन रेज जब आती हैं तो बेटा यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर में ये डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, तो यहाँ से ब्लू कलर ज़्यादा निकल जाता है। चलते चलते ज़्यादा स्कैटरिंग की वजह से ब्लू कलर पूरा निकल गया, लास्ट में क्या बचा? रेड कलर बचा। तो हमारे पास जो अर्थ सरफेस पे लाइट पहुंचती है वो रेड कलर की नजर आती है, इसलिए हमें पूरा रेडिश नजर आता है। समझ आ रहा बेटा? तो ये जो 2-3 फिनोमेना हैं ये एक्सप्लेन किए जाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से।